हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और ये न्यू चैप्टर का नाम क्या है? एलएलपी, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए, पहले क्या सिस्टम होता था एलएलपी के आने से पहले। पार्टनरशिप हुआ करती थी जहां पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप हुआ करती थी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जहां पे पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनर्स की लिबिलिटी यूज टू बी अनलिमिटेड। अब दिक्कत ये थी, जो लोग बिजनेस करते थे पार्टनरशिप में, उनकी दिक्कत ये थी यार, पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। कल को लॉस हो गया, मान लो गलती साथ वाले पार्टनर की है, हम में लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, तो दूसरा पार्टनर जो बेचारा, जिसका कोई खास, ठीक है, जिसका कोई फॉल्ट नहीं होता था, डिफॉल्ट नहीं होता था, ठीक है, उसके बिना फॉल्ट के कारण क्या है कि उसकी लिबिलिटी जो थी अनलिमिटेड थी। उसकी इवन के घर की जो एसेट्स हैं, प्राइवेट एस्टेट है, वो भी बेचनी पड़ती थी टू रीपे द डेट ऑफ फार्म। ठीक है ना। तो पहले सिस्टम ये था बेटा, आई रिपीट दिस पॉइंट, पहले सिस्टम ये था, पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लिबिलिटी होने के कारण क्या था, फर्म के डेट को पे करने के लिए पार्टनर्स को अपनी जो पर्सनल एसेट्स थी, प्राइवेट एस्टेट थी, वो भी सेल करनी पड़ती थी। ठीक है। अब ये दिक्कत जब देखी सरकार ने, काफ़ी लंबे से दिक्कत चल रही थी, तो सरकार को लगा भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, भी ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाहिए कि जहाँ पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो। तो उसके लिए क्या लाया गया? नया कॉन्सेप्ट लाया गया, एलएलपी एक्ट 2008 में एलएलपी का कॉन्सेप्ट लाया गया। लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या है बेटा? लिमिटेड। पार्टनर्स की लिबिलिटी यहाँ पे क्या है? लिमिटेड। ठीक है, जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन अग्री कर रखा होता है उतनी लिबिलिटी है, उससे ज़्यादा उनकी कोई लिबिलिटी नहीं होती। ठीक है जी। ठीक है जी। तो चलिए, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि कहते हैं कि एलएलपी जो है एक मिक्स्ड एंटिटी है, मिक्स बिजनेस एंटिटी है, जिसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप वाले हैं, यानी मेजोरिटी फीचर्स जो है पार्टनरशिप वाले हैं, और कुछ फीचर्स क्या है? कंपनी वाले हैं, एक प्राइवेट कंपनी वाले। देखो, पार्टनरशिप में क्या होता था पहले? पार्टनरशिप में क्या था, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी है। पार्टनरशिप में क्या था? रजिस्ट्रेशन करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी है। ठीक है, बट एलएलपी में क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। पार्टनरशिप में क्या है? आपको एलएलपी में क्या है? रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। जैसे प्राइवेट कंपनी की रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जैसे बेटा क्या है कि प्राइवेट कंपनी की रजिस्ट्रेशन किसके पास होती है? आरओसी के पास। आपको पता ही है कि प्राइवेट कंपनी की रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है? कोई भी कंपनी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ओपीसी है, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है? सॉरी, आरओसी के पास। वैसे ही क्या है कि जो एलएलपी है, उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है? आरओसी के पास। ये आपने दिमाग में रखना है। प्राइवेट कंपनी की रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो एलएलपी की भी रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ही होती है। जैसे प्राइवेट कंपनी है एक, ये क्या होती है? आपको पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक कंपनी जो होती है वो क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सिमिलरली आर सिमिलरली क्या है कि एलएलपी भी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी कि जैसे कंपनी में होता है कि मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, वैसे ही एलएलपी में क्या है कि एलएलपी अलग है और पार्टनर्स अलग है, पार्टनर्स अलग है, एलएलपी अलग है। मतलब जैसे कंपनी में है कि कंपनी के काम के लिए मेंबर्स, मेंबर्स के काम के लिए कंपनी लायबल नहीं होती, उसी प्रकार से क्या है कि एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के काम के लिए लायबल नहीं होते। ठीक है, मतलब उनकी जो लिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, उनकी जो लिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है अप टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। जो एलएलपी का इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी होता है उसके लिए उनकी लिबिलिटी है, बट अप टू अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो पर्सनली लायबल नहीं है फॉर द एक्ट्स ऑफ द एलएलपी। ठीक है, ऐसे ही जो पार्टनर्स के पर्सनल एक्ट्स हैं जो बिजनेस में नहीं किए गए, उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होती। ठीक है, जैसे कंपनी के फीचर्स होते हैं, आपको पता है, परपेचुअल सक्सेशन वाला, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। वैसे ही क्या है एलएलपी में है, सॉरी, वैसे क्या एलएलपी में है कि पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, एलएलपी चलती रहेगी। पार्टनर्स आ गया, कोई चला गया, रिटायर हो गया, डेथ हो गई, बट एलएलपी चलती रहती है। ठीक है, जैसे कंपनी में होता है कि हाँ भाई, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, ठीक है, होल्ड कर सकती है। उसी प्रकार से एलएलपी भी क्या है बेटा, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, होल्ड कर सकती है। ठीक है, जैसे कंपनी में होता है कि कंपनी जो है कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ऑन नेम, सिमिलरली एलएलपी भी क्या है कि कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ऑन नेम। मतलब काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं कंपनी वाले होते हैं। ठीक है, एलएलपी में भी। अगर पार्टनरशिप के कंपेरेटिवली हम देखें, तो पार्टनरशिप में क्या था कि पार्टनरशिप में ये रहता है कि जो पार्टनर्स की लिबिलिटी है अनलिमिटेड है, यहाँ पे पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या है? लिमिटेड है अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। जितना एक पार्टनर कंट्रीब्यूशन अग्री करता है कि मेरी मैं लायबल इतना ही होऊंगा, तो उतनी की उसकी लिबिलिटी होती है बेटा, उसके ज़्यादा उसकी लिबिलिटी नहीं होती। और याद रखना कि पार्टनरशिप में क्या था, जो रजिस्ट्रेशन थी वो ऑप्शनल होती है। पार्टनरशिप में जो है
पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, बट एलएलपी जो है, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप जो है, यहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है विद आरओसी। पार्टनरशिप में क्या होता था कि जो पार्टनर्स था, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स वहाँ पे क्या है, लायबल है, ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में भी, ठीक है, फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। बट यहाँ पे एलएलपी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो वहीं तक लायबल रहते हैं जिनका जितना उनका अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे एलएलपी अलग है, पार्टनर्स अलग है, पार्टनर्स अलग है, एलएलपी अलग है। ठीक है जी। चलिए बेटा, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है ये, बहुत ईजी है, कुछ एक प्रोसीजरल पार्ट है, बस वहाँ थोड़ा सा हमें आराम से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज चैप्टर बहुत ईजी है। चलिए, एलएलपी क्या है, एक मिक्स्ड बिजनेस एंटिटी है, कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एंड ए प्राइवेट कंपनी। उसके पार्टनरशिप फर्म वाले, प्राइवेट कंपनी वाले फीचर्स हैं। ठीक है, बट फिर भी क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्ट अप्लाई होता है वो क्या है, एलएलपी एक्ट 2008, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एलएलपी एक्ट यानी लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, सॉरी, एलएलपी की क्या है, कहते हैं कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी इसका ऐसे आप याद कर लो फिर अच्छे से हो जाएगा कि एलएलपी क्या है बेटा, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट होने के कारण ये क्या है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी एलएलपी अलग है और पार्टनर्स अलग है, पार्टनर्स अलग है, एलएलपी अलग है। इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, एलएलपी चलती रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स पार्टनर्स में कम एंड गो बट द एलएलपी कंटिन्यूज फॉर एवर। इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम एंड सू एंड बी सूड इन इट्स ऑन नेम। ठीक है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, अपने नाम पे एक्वायर कर सकती है, अपने नाम पे सेल कर सकती है, लाइक ए कंपनी। अगला ध्यान से समझना, नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, वहाँ भी ये पॉइंट आता है। पार्टनरशिप फर्म में क्या है बेटा, जो एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो पार्टनरशिप है, यहाँ मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एक सेकेंड, मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, 2। और जो एलएलपी है अंडर एलएलपी एक्ट 2008, तो यहाँ मिनिमम पार्टनर्स कितने हैं, 2 है यहाँ भी। मैक्सिमम पार्टनर्स ध्यान से समझना, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनर्स की लिबिलिटी अनलिमिटेड है, वहाँ मैक्सिमम पार्टनर्स जो होते हैं बेटा कितने होते हैं, 50। ठीक है, एक्चुअली ये सेक्शन 464 है, वहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग 100। इस समय जो प्रिस्क्राइब कर रखे हैं वो 50 कर रखे हैं। इस समय जो पार्टनर्स की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50, 50 से ज़्यादा हो नहीं सकती। ठीक है, एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, यहाँ पे पार्टनर्स जितने मर्जी हो सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो पार्टनर्स की संख्या बता रखी है 50, इसके बियॉन्ड चले जाते हैं तो कंपनी बनाइए। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, पार्टनरशिप में अगर बियॉन्ड 50 हो जाते हैं, बियॉन्ड 50 हो जाते हैं, तो इसको बनाइए कंपनी, पार्टनरशिप को कन्वर्ट कीजिए कंपनी के तौर पे। ठीक है, अदरवाइज इट शैल बी कॉल्ड ए इलीगल एसोसिएशन। ठीक है, अदरवाइज इट शैल बी कॉल्ड इलीगल एसोसिएशन। ठीक है, एक तरह की इलीगल एसोसिएशन मान लिया जाएगा इसे, ये गलत ढंग से इकट्ठा होकर बिजनेस चला रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो एलएलपी में कम से कम पार्टनर्स कितने हैं, 2, मैक्सिमम कितने, कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में नॉर्मल में क्या होता है, कम से कम 2, मैक्सिमम 50 है, कल को एमसीए बढ़ा सकती है रूल बना के। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो 464 है ये कंपनीज एक्ट का है, और कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो कम से कम कितने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा, डीपी का, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, मैं इसको शॉर्ट में डीपी बोल दूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देखो नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है वहाँ पे कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम 50 है, यहाँ भी कम से कम 2 चाहिए, बट कहते हैं कि कम से कम 2 डीपी होने चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर में डीपी बोलूँगा। ठीक है, कम से कम 2 डीपी चाहिए, कम से कम 2 डीपी होने चाहिए। सर अगर मान लो पार्टनरशिप 2 हैं तो फिर दोनों के दोनों डीपी हो जाएंगे। डीपी वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, एवरी एलएलपी शैल हैव मिनिमम 2 डीपीज हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेजिडेंट इन इंडिया। कम से कम 2 डीपी चाहिए,
उसमें से कम एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और साथ में ये कहते हैं कि जो डीपी होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल्स होंगे। अगर मान लो एलएलपी के सारे पार्टनर्स ठीक क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी कंपनी या एलएलपी पार्टनर बन सकती है एलएलपी में। अब मान लीजिए एलएलपी के पार्टनर्स ही क्या है, बॉडीज कॉर्पोरेट है, तो जो कम से कम दो बॉडी कॉर्पोरेट अपने अपने दो इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट कर देंगी, जैसे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ने, एक एक्स लिमिटेड ने नॉमिनेट कर दिया इंडिविजुअल को, मिस्टर ए को, वाई लिमिटेड ने नॉमिनेट किया मिस्टर बी को। तो वो दो जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया एज ए डीपी, तो डीपी का काम संभालेंगे। ठीक है, एज ए डीपी वर्क करेंगे इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। इफ ऑल द पार्टनर्स इन द एलएलपीज आर बॉडीज कॉर्पोरेट, इजी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देन एटलीस्ट टू बॉडीज कॉर्पोरेट शैल नॉमिनेट द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स एज डीपीज, याद रखना। ठीक है, तो जहां पे कहते हैं कि सारे के सारे पार्टनर्स क्या हैं, बॉडीज कॉर्पोरेट है, जब सारे के सारे पार्टनर्स क्या हैं, बॉडीज कॉर्पोरेट है, तो कम से कम दो बॉडीज कॉर्पोरेट क्या करेंगी, नॉमिनेट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स को जो वर्क करेंगे एज डीपी। डीपी का काम क्या है सर, यहाँ पे डीपी बेटा कंप्लाइंसेस के लिए होता है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंप्लाइंसेस की एलएलपी में, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डीपी की है। जैसे कि एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, एनुअल ऑडिट करवाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना है, ठीक है, इंटीमेशन देने होते हैं आरओसी को, कोई पार्टनर नया आ गया, कोई चला गया। तो जो कंप्लाइंसेज है, लीगल कंप्लाइंसेज हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे है, डीपी के सर पे है। ठीक है जी। चलिए बेटा, डीपीज जो है वो अपनी कंसेंट फाइल करेंगे आरओसी के पास जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी एसडीपी उसके 30 दिन के अंदर। रेलेवेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसी अपॉइंटमेंट होती है एक पार्टनर की एज अ डीपी, तो उसे क्या है कि इंटीमेट करना है आरओसी को कि हाँ मैं कहूँ ना डीपी हूँ, दैट दे आर विलिंग टू एक्ट एज द डीपीज। ठीक है, क्योंकि देखो एक्ट एज डीपीज करने से क्या फर्क पड़ जाएगा भैया, कल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पेनल्टीज हैं, फाइन है, इसके सर पे ही लगनी है। ठीक है, डीपी शैल बी आंसरेबल फॉर ऑल डूइंग्स for doing all the acts which are required to be done on behalf of LLP as per the LLP Act। तो LLP एक्ट के तहत LLP के ऊपर जो भी कंप्लाइंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी किसके सिर पे हैं, ठीक है, वो सारी हैं डीपी के सर पे। ठीक है ना, डीपी जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है जितने भी पेनल्टीज लगेंगी विच आर इम्पोज ऑन LLP अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो पेनल्टीज वगैरह किसके सर पे लगनी है, डीपी के सर पे लगनी है। ठीक है, आपको डीपी का कॉन्सेप्ट समझ आया कि एटलीस्ट दो डीपी होने चाहिए। ठीक है, उसमें से एक क्या होगा बेटा, रेजिडेंट इन इंडिया होगा। उसमें से एक क्या होगा, कम से कम रेजिडेंट इन इंडिया होगा। उसमें से एक क्या होगा, रेजिडेंट इन इंडिया होगा। और अगर मान लीजिए दोनों के दोनों ही क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, जितने भी डीपी जितने भी पार्टनर्स हैं सारे के सारे क्या है, बॉडीज कॉर्पोरेट है, जितने भी पार्टनर्स क्या है सारे के सारे बॉडीज कॉर्पोरेट है, तो कम से कम इन्हें दो इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करना पड़ेगा। कम से कम इन्हें दो इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करना पड़ेगा जो एस डी पी वर्क करेंगे, जो एस डी पी वर्क करेंगे, जो एस डी पी क्या है, वर्क करेंगे। ठीक है, अब ये हमने हो गया, हाँ एक रेजिडेंट होगा। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डीपी की, जितने भी ये कंप्लाइंसेज हैं, जितने भी क्या हैं कंप्लाइंसेज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो एलएलपी को परफॉर्म करनी है, वो सारी किसके सर पे होती है बेटा, डीपी के सर पे होती हैं। वो सारी किसके सर पे हैं, डीपी के सर पे होती हैं। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि फीचर्स क्या है। अब देखो जो फीचर्स मैंने आपको बातों बातों में समझा दिए वही सारे फीचर्स हैं। ठीक है, सैलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी जो है, पहला बॉडी कॉर्पोरेट एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, यानी कि एलएलपी अलग है और पार्टनर्स अलग है। एलएलपी जो है वो ठीक है पार्टनर्स के कामों के लिए, और पार्टनर्स जो है एलएलपी के कामों के लिए लायबल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनर्स हैं, तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो एलएलपी कर रही है, ठीक है, उसके लिए वो लायबल है, बट अप टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये अलग है बिल्कुल। मिनिमम पार्टनर्स मैंने बता दिया, कम से कम दो पार्टनर्स होंगे। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मकसद प्रॉफिट कमाना ही है। तो ये किसी नॉन प्रॉफिट पर्पज के लिए यानी चैरिटी के लिए नहीं बनाई जा सकती। एलएलपी चैरिटी के लिए फॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, और दो इसमें डीपी होंगे ये बता दिया मैंने। ठीक है, दो पार्टनर्स होंगे कम से कम, और मकसद क्या है इनका, लॉफुल बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है साथ में। ठीक है, अनलॉफुल बिजनेस के लिए तो खैर कोई बिजनेस होता ही नहीं, कोई काम होता ही नहीं है। अब प्रोप्राइटरशिप कंपनी कुछ भी है, वट एवर इट बी, अनलॉफुल तो सरकार जेल में डाल देगी आपको। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसको साइन करेंगे ये पार्टनर्स, फाइल होता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास है, पूरा प्रोसीजर अभी पढ़ना है। ठीक है, तो एलएलपी बनाएंगे। डीपीस की हमने बात की, कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, और शैल हैव ऑल्सो हैव एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स एज डीपी।
इसमें से एक क्या होगा, रेजिडेंट इन इंडिया होगा, जो पढ़ा हमने। ड्यूटीज जो होती हैं, ऑब्लिगेशंस जो होती हैं, वो प्रोवाइडेड इन द लॉ, ये याद रखिएगा। ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो एज पर द एग्रीमेंट होती है, एलएलपी एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। जो भी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो भी ड्यूटीज़ हैं इनकी, पार्टनर्स की, बेशक वो डीपी हैं, वो लिखी होती है एलएलपी एग्रीमेंट में। अगर इनका कोई एलएलपी एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, तो एलएलपी एक्ट 2008 का एक शेड्यूल 1 है, उसके अकॉर्डिंग इनकी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन तय की जाएंगी। आई रिपीट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या कहते हैं कि पार्टनर्स की जो ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स हैं, वो डिटरमाइन होती हैं एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में ये बात नहीं की गई कि क्या ड्यूटीज़ है, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या राइट्स है पार्टनर्स के, तो फिर याद रखना कि जो इनके राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं वो डिसाइड होता है बेटा शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कह रहे हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, जो हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है, जो भी एल और ऑफ एलएलपी, इंटर से यानी आपस में पार्टनर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंड दोज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स शैल बी गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द लेजिस्लेशन। भाई पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट ऐसा ना हो जाए कि जो एक्ट के अगेंस्ट ही हो जाए, जो एलएलपी एक्ट के अगेंस्ट चला जाए। और ये भी याद रखना है कि जहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है, जहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन नहीं हुई या कोई रह गई, तो वो कैसे होंगी, एज पर शेड्यूल 1 डिटरमाइन होंगे, एज पर शेड्यूल 1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। मैंने बता ही दिया कि पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, एलएलपी चलती रहेगी, पार्टनर्स आएंगे जाएंगे और एलएलपी चलती रहेगी, ठीक है। तो पार्टनर्स के आने जाने से जो एलएलपी की जो कंटिन्यूटी है, पार्टनर के आने जाने से जो एलएलपी की कंटिन्यूटी है वो अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी टू डिवाइस एलएलपी एग्रीमेंट। तो लग रहा होगा थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके क्या है कि इजी इजी पॉइंट्स हैं, आगे जाके जैसे टिपिकल पॉइंट्स आएंगे वहाँ पूरा अच्छे से करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी टू डिवाइस एलएलपी एग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो एलएलपी का एग्रीमेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एलएलपी का जो एग्रीमेंट है वो पार्टनर्स जैसे चाहें डिवाइस कर सकते हैं एज पर देयर नीड। पर ध्यान ये रखना है कि ऑब्वियसली एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कि कहीं आप एलएलपी एक्ट के अगेंस्ट ही कुछ ऐसा लिख दो, ठीक है, जो आपका जो एग्रीमेंट है दैट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द provisions of the LLP Act 2008, याद रखना। There would be flexibility to devise the agreement as per the choice of the partners. In the absence of any such agreement, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो गवर्नड होते हैं बाय द प्रोविजंस ऑफ द लेजिस्लेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एग्रीमेंट में नहीं डिसाइड हुआ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टनर्स क्या होंगी, तो डिसाइड होती हैं एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, याद रखिएगा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बार बार बोल रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से ही, लिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। बेटा एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों था, लिबिलिटी के चक्कर में तो आया था, ठीक है, कि पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या चाहिए, लिमिटेड। उसी कॉन्सेप्ट के चक्कर में तो आया था ये, लिमिटेड लिबिलिटी के चक्कर में। तो यहाँ पार्टनर्स की लिबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन अग्री कर रखा है। लेट अस सपोज मैं पार्टनर हूँ, तो मैंने अग्री कर रखा है 5 लाख रुपया कि मैं लायबल रहूँगा कितने तक, केवल 5 लाख तक। तो मेरी लिबिलिटी 5 लाख से ऊपर नहीं होगी। तो मेरी लिबिलिटी क्या बेटा, 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द एलएलपी विल बी ए लीगल एंटिटी liable to full extent of its assets with the liability of the partners being limited to their agreed contribution, ठीक है। तो ये एक लीगल एंटिटी है एलएलपी, ठीक है, और जो लिबिलिटी क्या होगी, बीइंग लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी विच मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल इन नेचर और बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल इन नेचर, ठीक है। जो भी है एक अग्रीड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मान लो मैंने कहा कि मेरी लिबिलिटी मैक्सिमम कितनी है, 5 लाख, तो मेरी लिबिलिटी कितनी, सॉरी 5 लाख। तो मेरा जो टेंजिबल कंट्रीब्यूशन है, इस समय मैंने मान लीजिए अपनी एक प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए की फर्म में डाल रखी है, तो मैंने कैश भी दे रखा है 50,000, तो 3.5 लाख तो मेरा जा ही चुका है ऑलरेडी, ठीक है। या मेरे जो कॉपी राइट्स हैं, मेरे पास कोई पेटेंट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, उसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपया, तो 5 लाख तो मेरा ऑलरेडी जा चुका है। तो मेरी और कोई लिबिलिटी नहीं रह जाती। तो 5 लाख तो मेरा ऑलरेडी जा चुका है, तो मेरी कोई और लिबिलिटी नहीं रह जाती। तो कंट्रीब्यूशन जो है टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, बट जो पार्टनर्स की मैक्सिमम लिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, अप टू द अग्रीड कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। मैं थोड़े से 10 सेकंड का ब्रेक लेके पानी पी लेता हूँ, एक गला बैठ रहा है। चलिए बेटा, सॉरी, बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ सीजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि जहाँ पे लगता है कि जो एलएलपी है उसकी वर्किंग, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जो वर्किंग है वो सही नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए, लगता है कि यहाँ भी कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, सीजी शेल हैव पावर्स टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी इफ रिक्वायर्ड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, पहली बात हो चुकी है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलग है, वो अप्लाई होता है नॉर्मल पार्टनरशिप्स पे। ये एलएलपी एक्ट अप्लाई होता है एलएलपी एक्ट एलएलपी के ऊपर है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पे अप्लाई नहीं होगा, एलएलपी अप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा सिंपल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not be applicable to LLPs. Other entities may convert themselves to LLP, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, अपना पार्टनरशिप है नॉर्मल, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, इवन कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी वो नहीं कन्वर्ट हो सकती, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो पहले वो अनलिस्ट होगी तब फिर कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, या पार्टनरशिप है, या प्राइवेट कंपनी है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं सब एलएलपी में एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। सिंपल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है अप्लाई नहीं होता एलएलपी के ऊपर। अदर जो एंटिटीज हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं एलएलपी में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लेजिस्लेशन। पावर्स टू फ्रेम रूल्स, बिल्कुल सीजी के पास पावर है, सीजी जैसे कंपनियों में एमसीए के पास है, तो यहाँ भी एमसीए के पास पावर है, ठीक है। रूल्स फ्रेम करने की पावर किसके पास है? एमसीए के पास है, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना, जैसे फॉर्म नंबर क्या होगा, ठीक है, जैसे प्रोसीजरल जो भी पार्ट्स होते हैं, फॉर्म नंबर क्या होगा, कहाँ फाइल होगा, ये चीज़ें क्या होती है, प्रोसीजरल पार्ट्स होते हैं। तो प्रोसीजरल पार्ट्स की जो पावर है वो दे दी जाती है किसी वो डेलीगेट कर दी जाती है किसी अथॉरिटी को, सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को। तो एलएलपी एक्ट किसने लाया बेटा? एलएलपी एक्ट लाया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने क्या लाया? एलएलपी एक्ट। पार्लियामेंट लेके आई एलएलपी एक्ट 2008। अब पार्लियामेंट के पास हर चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो जो प्रोसीजरल पार्ट है वो किसी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को, यहाँ आप सबॉर्डिनेट अथॉरिटी कौन सी? एमसीए। एमसीए को इन्होंने पावर दे दी रूल्स फ्रेम करने की, ठीक है। तो एक्ट लेजिस्लेट किया पार्लियामेंट ने, रूल्स को लेजिस्लेट करने की पावर दे दी किसको? एमसीए को। एमसीए को बोलते क्या है यहाँ पे? सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, ये बोलेंगे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, ठीक है। और ये जो रूल्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बोलते हैं क्या हम? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। ये हम पढ़ते होते हैं जेआईजीएल में, ये वर्डिंग आती है जेआईजीएल में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये आपको सब क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर रिपीट कर देते हैं फटाफट, इसमें डिस्टर्बेंस हुई है ड्यू टू कॉफ, सॉरी फॉर दैट। एलएलपी पहली बात तो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मिनिमम पार्टनर्स कितने हैं? 2 हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कम से कम डीपी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एक रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, और सारे के सारे पार्टनर्स अगर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो 2 वो क्या है, अपने अपने 2 नॉमिनी बनाएंगे, ठीक है। कुल मिला के 2 नॉमिनीज होंगे, इंडिविजुअल्स जो क्या है कि एज ए डीपी वर्क करेंगे। डीपी की क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एलएलपी के जो भी कंप्लाइंसेज हैं किसके सर पे होती हैं? डीपी के सर पे होती है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है पार्टनर्स के वो डिटरमाइन होते हैं एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा कुछ ऐसा कुछ मिस कर गया या लिखा नहीं उन्होंने म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग द पार्टनर्स क्या होंगे, तो फिर एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग वो तय होते हैं शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। परपेचुअल सक्सेशन में क्या आया कि जो पार्टनर्स हैं आते जाते रहेंगे बट एलएलपी चलती रहेगी। अब पार्टनर्स के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि किस प्रकार से वो एलएलपी के एग्रीमेंट को डिवाइस करना चाहते हैं, ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट किस प्रकार से डिवाइस करना चाहते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, पर ध्यान ही रखना है कि लेजिस्लेशन के अगेंस्ट ना चले जाएं वो। पार्टनर्स की जो लिबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द अग्रीड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और सीजी के पास पावर है जहाँ पे लगता है कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या है कि जो सीजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात जब आई तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, और एमसीए के पास पावर है रूल्स फ्रेम करने की। सीजी मतलब यहाँ पे एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलिए बेटा, ये हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट है, ये काफ़ी बातें हमने पहले ही कर ली कि एलएलपी एंड पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है।
एलएलपी पता ही है आपको, ठीक है। ये गवर्नड है अंडर द लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आपने पूरा लिखना है एग्जाम में, एलएलपी नहीं लिखना, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एक बार तो पूरा लिखना, उसके बाद बेशक फिर आप एब्रिविएशन में लिख दो। एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर ये आती है। पार्टनरशिप जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर कवर्ड है। अब बना कौन सकता है? दो पार्टनर्स कम से कम चाहिए, ठीक है। एलएलपी में क्या है, दो पार्टनर्स कम से कम चाहिए जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेंगे, जो फाइल किया जाएगा आरओसी के पास, ठीक है। एनी टू और मोर पर्सन में स्टार्ट ए एलएलपी बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विच इज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ भी दो या दो से पार्टनर्स हैं, कम से कम दो पार्टनर चाहिए जो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप में। एलएलपी तो रजिस्टर्स में ही कब आती है? ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बट पार्टनरशिप में क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए ना करवाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर्म ऑफ नेम, ठीक है। अब नाम किस प्रकार से होता है? कहते हैं कि देखो एलएलपी में क्या होता है, जो पार्टनरशिप का नेम है ये अप्रूव होना चाहिए आरओसी के पास। आरओसी को पहले अप्लाई करना पड़ता है नाम के लिए, ठीक है। आरओसी उसका नाम जो है अप्रूव करती है। और याद रखिएगा लास्ट वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एलएलपी यूज होता है। एलएलपी एक्रोनिम भी यूज कर सकते हो या पूरा वर्ड्स लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे एक्स वाई जेड एलएलपी एक्स वाई जेड लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप। तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है नेम में, ठीक है। जैसे अब एंड कंपनी यूज़ कर लेते हैं हम, एंड एसोसिएट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो एबीसी ट्रेडर यूज़ कर लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चार्टर, चार्टर मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट है, जैसे कंपनी में क्या होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होते हैं? चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलएलपी में जो इनका जो एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है या शेड्यूल 1 है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? चार्टर, ठीक है। जैसे चार्टर क्या होता है, जिसके द्वारा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टनर्स की तय होती हैं, तो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होंगी या फिर शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, जो जहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट क्लियर नहीं कर रहा तो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, और पार्टनरशिप डीड भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं अगर आप ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है, ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं चार्टर में कर सकते हैं एज पर द शेड्यूल या एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको चेंज करना है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलना चाहते हैं तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आप बदल सकते हैं। एलएलपी आपको पता ही है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, बिल्कुल इसका लीगल स्टेटस है, एक सेपरेट स्टेटस है। एलएलपी अलग है, पार्टनर्स अलग है, पार्टनर्स अलग है, एलएलपी अलग है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म क्या है कि बीइंग ए सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स डू नॉट अक्वायर ए लीगल पर्सनैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्म ही पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन की हम बात कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है एलएलपी की, बट यहाँ पे ऑप्शनल है, करवाओ ना करवाओ, बट इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो हमने पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 7 में चार्टर डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, जो आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में। एजेंसी, पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है एज वेल एज प्रिंसिपल भी है। यानी एक पार्टनर कुछ करता है तो बाकी के पार्टनर्स भी सारे लायबल हो जाते हैं। लेट अस सपोज 3 पार्टनर है, मैं पार्टनर हूँ, आप पार्टनर, एक पार्टनर और है। मैंने कुछ किया, नुकसान हुआ फर्म को, तो सारे पार्टनर्स लायबल है, ठीक है, सारे पार्टनर्स लायबल है। यानी ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर्स। बट एलएलपी में पार्टनर केवल एलएलपी का एजेंट है और किसी का नहीं है। यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल नहीं है, ठीक, कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं कि पार्टनर ना ही एजेंट है ना ही प्रिंसिपल है दूसरे पार्टनर्स का, बट यहाँ पे हर एक पार्टनर एजेंट भी है एज वेल एज प्रिंसिपल भी है अदर पार्टनर्स का। यानी एक पार्टनर कुछ करेगा दूसरे पार्टनर लायबल हो जाते हैं। लिबिलिटी का हमने बात की, एलएलपी में लिबिलिटी क्या है? अप टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना पार्टनर्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन अग्री कर रखा है उतनी की उसकी लिबिलिटी है, उसकी ज़्यादा लिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पे पार्टनर्स की लिबिलिटी तो क्या है? अनलिमिटेड है भाई। उनके इवन जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो पर्सनल एस्टेट है, प्राइवेट एसेट्स हैं, वो भी लायबल होती हैं फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप की बात हो रही है, ठीक है, एलएलपी की बात होती है। तो यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एलएलपी एक्ट 2008 है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपको पता है? मैंडेटरी है। यहाँ तो रजिस्टर्स में ही कब आती है? ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। और यहाँ पे पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या है? लिमिटेड है टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ लिमिटेड है टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है।
और यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो कोई परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये क्या है, एक सेपरेट लीगल, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से आपने याद रखना है। और यहाँ पे पार्टनर्स क्या है, दो हैं कम से कम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हाँ रजिस्ट्रेशन जो है ये लिख दिया मैंने सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स तो हैं ही हैं दो कम से कम, और दो कम से कम क्या है, डीपी होने चाहिए। हो सकता है कि दो पार्टनर है, दोनों ही डीपी हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है बढ़ाइए। नेक्स्ट चलते हैं कि अब कंपैरिजन करते हैं एलएलपी का प्राइवेट कंपनी के साथ, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। अब देखो एलएलपी जो है, अगर कंपैरिजन करना है आपको, सिमिलरिटी तो बहुत है कंपनी के साथ, ठीक है। जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है, एलएलपी की मैंडेटरी है। और जो जैसे कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेंबर्स की लिबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनर्स की भी लिबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होते हैं, यहाँ भी है, एलएलपी में भी है, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के साथ, तो मेजर देखिए क्या है, एलएलपी और कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, अगर ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ जो मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है, पार्टनर्स के हाथ में, डीपीज के हाथ में। कंपनी आपको पता है कि शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। नो शेयर्स नो डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कंपनी के, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो एलएलपी एग्रीमेंट है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो फिर शेड्यूल 1 हो जाता है, शेड्यूल 1, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और एलएलपी में जो एक्ट अप्लाई होता है वो कौन सा होता है, एलएलपी एक्ट 2008। और कंपनी में कौन सा अप्लाई होता है, आपको पता ही है, कंपनीज एक्ट 2013। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो मर्जी बना के लिख दो, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल टॉपिक से, ठीक है। लिमिटेड लिबिलिटी है, ये सिमिलरिटी बता दी, ठीक है। सिमिलरिटी में क्या आ गया भी, यहाँ भी जैसे कंपनी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, एलएलपी की मैंडेटरी है, ठीक है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी, द कंपनी लॉ रिक्वायर्स ए फॉर्मल बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग एट वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग्स, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। देखो अब कंपनी में क्या होता है कि आपने क्या है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मीटिंग्स होंगी, बीएम की मेंबर्स की अलग मीटिंग होंगी, जीएम। तो जो भी कहीं जगह बीआर होता है, कहीं ओआर होते हैं, कहीं एसआर होते हैं। बीआर आपको पता है कि बोर्ड की मीटिंग में होते हैं, ओआर एसआर मेंबर्स की मीटिंग में होते हैं। मिनट्स मेंटेन करने होते हैं मीटिंग के, यानी कि जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी मिनट्स मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राइवेसी होती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की जो प्राइवेसी है वो क्या एक सिमिलर टू एलएलपी है, ठीक है। जैसे अ, ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे इनका जैसे कंपनी लिस्टेड है, कंपनी जैसे लिस्टेड है, उनका बहुत डिस्क्लोजर होता है। तो प्राइवेट कंपनी के इतना ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं रहता, ठीक है। तो प्राइवेसी सिमिलर टू एलएलपी रहती है इनकी भी। रिक्वायरमेंट ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, तो यहाँ मैंने बताया कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं, उधर क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट है, सेपरेट एग्रीमेंट है, ठीक है। लीगल अनसर्टेनिटी, प्राइवेट कंपनीज जो हैं चलती रहती हैं इन एग्जिस्टेंस क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है, एंड बीइंग ट्राइड एंड टेस्टेड व्हीकल्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, there is no legal uncertainty which is not true in the case of LLP। LLP का पता नहीं लगता यूजुअली, दो पार्टनर से एक मर गया, ठीक है, बंद कर दी, ठीक है। तो ऐसा रहता है उसमें। बट बेटर ये रहेगा कि जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इसके कंपेरेटिवली जो मैंने समझाया आपको इजी वे में, तो आप जो टेबुलर फॉर्म में है ये ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाता है, ठीक है ना। The LLP structure seems most suited for partnership concerns set up by professionals। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जैसे पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है कि ज़्यादातर सूटेबिलिटी कहाँ रहती है, जैसे कि सीए वगैरह होते हैं, सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ये आजकल ज़्यादा एलएलपी बनाने लग गए हैं। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स की जो लिबिलिटी है वो लिमिटेड रहे। द एलएलपी स्ट्रक्चर सीम्स मोस्ट suited for the partnership concerns set up by professionals such as company secretaries in practice and others, by offering them the benefits of limited liability on one hand and the flexibility in internal management that is similar to partnership on the other hand। देखो पार्टनरशिप में क्या है, एलएलपी में क्या है कि पार्टनर्स अपने हिसाब से तय कर सकते हैं
पार्टनर्स की राइट्स क्या होंगे, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, लिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ से क्या है कि जो उनकी लिबिलिटी भी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। पार्टनर्स अपनी लिबिलिटी क्या रख सकते हैं बेटा, लिमिटेड रख सकते हैं, और बिजनेस अपने हिसाब से चलाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी उनके हाथ में होगी, तो ये बढ़िया है। वेंचर कैपिटलिस्ट माइट ऑल्सो बी अट्रैक्टेड। देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई नई जो एंटिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से एलएलपी में, क्योंकि उनको पता है कि चलो लिबिलिटी भी क्या है, या लिमिटेड है, ठीक है। लिबिलिटी लिमिटेड है, और क्या है कि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना कि एक जो नुकसान है एलएलपी का, ये फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कंपनी कर सकती है। जैसे फॉरेन बैंक से लोन लेना हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, तो वो एलएलपी में अलाउड नहीं है। यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जो होती हैं, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, वो कंपनी को तो अलाउड है, पर वो एलएलपी को अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि एक इंडियन कंपनी है, इंडियन एलएलपी है, वो फॉरेन बैंक से लोन लेना चाहती है, तो आपको याद रखना है कि नहीं ले सकती, ठीक है। फॉरेन बैंक से लोन नहीं ले सकती इंडियन एलएलपी, ठीक है। ना ही कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो इंडिया में पैसा लगा सकते हैं एलएलपी में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट माइट ऑल्सो बी अट्रैक्टेड टू द एलएलपी स्ट्रक्चर owing to the ability of partners to participate in the management without the risk of losing limited liability. The absence of capital maintenance rules and the likely advantageous tax positions, the laws of USA, UK, Singapore and Australia permit formation of LLP. तो कहते हैं कि देखो, एक तो लिबिलिटी जो है लिमिटेड है, जिस कारण से क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी पैसा लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। लिबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक है। और क्या है कि एक बिजनेस स्ट्रक्चर बढ़िया होता है, इंटरनल मैनेजमेंट अपने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। और इवन के यहाँ पे कोई कैपिटल का कोई सिस्टम नहीं है कि कितनी कैपिटल रखनी है, जितनी मर्जी अपने हिसाब से कैपिटल वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वो चीज़ है। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है एलएलपी के, ये सारे बना रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में हम याद रखते हैं, इजी टू फॉर्म, बनाना आसान है, ठीक है। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो वहाँ पे तो चलो है ही कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट उसके नुकसान भी हैं, ठीक है। एलएलपी जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। बट ये क्या है कि बनानी आसान है, एक सिंपल एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ, हम पढ़ेंगे आगे जाके प्रोसीजर क्या है। तो आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन हम इसकी करवा सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। तो इजी प्रोसेस है बनाने की, इट इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग अनलाइक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी में जैसे मेमोरेंडम ड्राफ्ट कर, आर्टिकल्स ड्राफ्ट कर, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। लिमिटेड लिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, जैसे आप देखो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है, फिर भी टेक्निकल टर्म्स है। एलएलपी एग्रीमेंट एक नॉन टेक्निकल टर्म है, इजीली समझ आ जाती है आम बंदे को भी। एलएलपी कंपेरेटिवली बनाना आसान है, ठीक है। देखो बाकी प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कि यार उसी के पास डॉक्यूमेंट तो जमा करवाने एमसी के साइड पे। लिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। हम बार बार बात कर रहे हैं इसके ऊपर, लिबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि वो उनकी जो पर्सनल जो एसेट्स हैं, प्राइवेट एस्टेट है, दैट इज नॉट लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द एलएलपी, ठीक है। चलिए, कोई भी पार्टनर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं रहता। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर एक पार्टनर मिसकंडक्ट करता है, अगर एक पार्टनर मिसकंडक्ट करता है, गलत काम करता है, फ्रॉडुलेंट काम करता है, उस केस में उसकी लिबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, बाकी पार्टनर्स उसके लिए लायबल नहीं रहते। परपेचुअल सक्सेशन, वही बात आ गई कि पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स की जो डेथ है, रिटायरमेंट है, इंसॉल्वेंसी, वो पार्टनरशिप की कॉन्टिन्यूटी को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। अगर एलएलपी बंद करनी है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट ही बंद होगी, अदरवाइज चलती रहेगी। मैनेजमेंट जो है वो किसके कंट्रोल में रहती है, पार्टनर्स के कंट्रोल में, ठीक है। पार्टनर्स के कंट्रोल में रहती है मैनेजमेंट, उनके जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट नहीं है तो एज पर शेड्यूल 1, ठीक है। एलएलपी हैज पार्टनर्स हु ओन एंड मैनेज द बिजनेस, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुज डायरेक्टर्स में बी डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में तो क्या रहता है कि शेयर होल्डर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है, पर प्राइवेट कंपनी में यूजली जो मेंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही क्या होते हैं, डायरेक्टर बने होते हैं प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक में रहता है कि यहाँ पे पैसा किसका लगा है, चला कौन रहा है। बट पार्टनरशिप में तो जिनका पैसा वही चला रहे होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स का पैसा पार्टनर चला रहे होते हैं। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे कहते हैं कि देखो कोई पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है या छोड़ना चाहता है, कर सकता है एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट।
इट इज easy to admit as a partner and to leave the firm or to easily transfer the ownership to others. ठीक है, एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट आप पार्टनर्स को नए को एडमिट कर सकते हो। एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट ये आप क्या है कि किसी पार्टनर को निकलना है तो वो निकल भी सकता है, अपना शेयर किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है। ये याद रखिएगा, ये भी एक सिलेबस में पूछा गया है क्वेश्चन एक बार ओल्डर सिलेबस में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ प्रॉफिट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे अब एलएलपी है, इसने 10 लाख कमाया, 10 लाख के ऊपर क्या लग गया, टैक्स लग गया। टैक्स लगता है जैसे पार्टनरशिप पे लगता है, जैसे पार्टनरशिप का जो रेट होता है टैक्स, रेट ऑफ टैक्स है, वैसे ही एलएलपी होता है। तो टैक्स दे दिया, अब मान लो इनका टैक्स निकल गया 3 लाख, लेट सपोज 3 लाख निकल गया, 7 लाख बचा, दो पार्टनर थे एक्स वाई, 3.5 लाख ये ले गया, 3.5 लाख ये रह गया। अब भैया 10 लाख के ऊपर पहले टैक्स लग गया है, 3 लाख सरकार लेगी है, अब क्या इसके ऊपर दोबारा टैक्स लगाओगे? ऑब्वियसली नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ना ही कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है कि हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट, इसके ऊपर टैक्स लगा दे। तो बस एक बार एलएलपी ने टैक्स दे दिया है जो इनकम है, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए बेटा, एलएलपी जो है नॉट सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स भी टैक्सेबल नहीं होता, रीजन बीइंग कॉमन सेंस, क्योंकि पहले ही टैक्स लग चुका है। ठीक है, जैसे डिविडेंड भी यही होता है, जैसे प्रॉफिट पे कंपनी टैक्स दे चुकी होती है, अब डिविडेंड जब इनके हैंड शेयर होल्डर्स के हैंड्स में आता है डिविडेंड, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता, रीजन बीइंग ऑलरेडी टैक्स लग चुका है उसके ऊपर। पर इनकम टैक्स पर्पस एलएलपी स्टडीड ऑन पार विद द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल पार्टनरशिप जो फर्म है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उसके ऊपर टैक्स लगता है, सिमिलरली एलएलपी के ऊपर सेम रेट ऑफ टैक्स लगता है। नो कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर्ड, ये पढ़ेंगे भैया, ऑडिट कंपलसरी है, बट हाँ अगर अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर हो, टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो तो होता है ये। ठीक है, एवरी बिजनेस हैज टू अपॉइंट एन ऑडिटर फॉर चेकिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड इट्स अकाउंट्स। अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए क्या है, ऑडिट मैंडेटरी है, बट केस क्या है, जहां अग्रीड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का 25 लाख क्रॉस कर जाए एंड टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाए। ठीक है, however in the case of LLP there is no mandatory audit required, audit is required only in those cases where turnovers जो है याद रखिएगा 40 लाख क्रॉस कर जाए एंड दोनों कंडीशन इकट्ठी हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्नओवर कितनी क्रॉस कर जाती है, 40 लाख, दोनों कंडीशन इकट्ठी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड साथ में जो पार्टनर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 25 लाख क्रॉस कर जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट 2-3 बार आगे जाके फिर आएगा, जगह जगह रिपीट होता रहेगा ये वाला पॉइंट, तो याद रखना है। तो ऑडिट कहाँ मैंडेटरी है बेटा, ऑडिट कहाँ मैंडेटरी है, जहाँ टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाए, 40 लाख क्रॉस कर जाए एंड कंट्रीब्यूशन 25 लाख क्रॉस कर जाए, तो वहाँ पे ऑडिट क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, करेगा कौन, सीए इन प्रैक्टिस, जो चार्टर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है वो ऑडिट परफॉर्म करता है। ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस ऑडिट परफॉर्म करेगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट है फ्यूल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। एलएलपी इज मच इजियर एंड चीपर टू रन देन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनी की कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं भाई, कंपनी की कंप्लायंसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। ठीक है, एलएलपी के कंपेरेटिवली तो इसके जो कंप्लायंसेस है कम है। ठीक है, केवल 3 कंप्लायंसेस है, कहते हैं कुल मिला के 3 कंप्लायंसेस हैं इसकी पूरी साल में। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड की तो बहुत सारी कंप्लायंसेस रहती हैं। ठीक है, और उन्हें ऑडिट भी मैंडेटरी होता है, अंडर 139 ऑडिट करवाना ही होता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। और इसका ऑडिट हमने देख लिया तब करवाना है जहाँ पे टर्नओवर कितनी है, 40 लाख क्रॉस कर जाती है। ठीक है, और जो एंड साथ में एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख क्रॉस करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्रीमेंट, जैसे आपको सही लगे आप एग्रीमेंट डिवाइस कर लो, कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे करना है वैसे ही करना है, तो जैसे आपको सही लगे एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आप राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना होता है कि एक्ट के अगेंस्ट ना चला जाए। ठीक है, आप ऐसा कुछ कर दें कि जो एलएलपी एग्री जो एक्ट के अगेंस्ट ही चला गया तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं बनाना आसान है, उसी प्रकार से बंद करना भी आसान है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बिल्कुल सही बात है, बनाना जैसे ही आसान है एज कम्पेयर टू, देखो ये नहीं कि बिल्कुल ही आसान है, तो कंपैरिजन करके साथ में करके बताते हैं प्राइवेट कंपनी, ये कल को प्राइवेट का पब्लिक से कम करेंगे तो कहेंगे जी प्राइवेट आसान है। ठीक है, वो तो है ही है। ठीक है जी, तो ये एडवांटेज थे। अब डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स। जैसे देखिए कंपनी है कोई, वो शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं है। ठीक है, तो एलएलपी बिल्कुल स्मॉल फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वहाँ चलती है एंड कैन नॉट गेट इट शेयर लिस्टेड इन द स्टॉक चेन टू द आईपीओज। विद दिस रिस्ट्रिक्शन
LLPs may find it difficult to attract outside investors to buy the shares। ठीक है, जैसे अब कंपनी के शेयर्स होते हैं तो आउटसाइडर शेयर्स बाय कर लेते हैं, भी इतने परसेंट स्टेक बाय कर लिया, तो LLP में ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, LLP में ये दिक्कत होती है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे शेयर्स लिस्ट नहीं हो सकते, IPOs नहीं ला सकते। ठीक है, तो पैसा रेस करने में दिक्कत है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कहते हैं LLP जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक पार्टनर हैज़ मोर राइट्स देन द अदर, तो इट इज़ नॉट वन वोट पर शेयर सिस्टम, तो सम लेसर पार्टनर्स में फील कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, कहते हैं यूजुअली क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स के राइट्स ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ के कम हो जाते हैं, बट कंपनीज में बड़ा सही सिस्टम होता है शेयर्स के अकॉर्डिंग, जिसका जितना पैसा लगा उसके उतने राइट्स हैं। ठीक है, वोटिंग होती है जब GM में, तो 1 शेयर 1 वोट हो जाते हैं। जब वोटिंग बाय पोल होती है, वोटिंग बाय पोल ये लिखा है सेक्शन 47 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। बट LLP में क्या रहता है कि एक पार्टनर का एक ही वोट है, जैसे दो पार्टनर है तो एक पार्टनर का एक वोट, दूसरे पार्टनर का एक वोट है, तीन पार्टनर है तो एक एक वोट है। अब एक बंदे का पैसा बहुत लगा हुआ है उसमें फर्म में, ठीक है, लगा हुआ है उसका 90%, पर वोट उसके पास एक ही है फिर, तो ये दिक्कत रहती है। ठीक है, जिसके पास 10% है वही भी इतना वोट लेके बैठा है। ठीक है, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ LLP इन्फॉर्मेशन, LLP को अपनी जो एनुअल रिटर्न है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइल करनी होती है ROC के पास एनुअली, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो कोई भी बंदा नॉमिनल फीस दे के ले सकता है। Once filed with the ROC of LLP and may be inspected by general public including the competitors by paying some fees to the ROC of LLP। जैसे mca.gov.in पे जाइए, ठीक है, जो आपका लिमिटेड लिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर है LLPIN, तो उसको आप डाल के निकाल सकते हैं। LLP का नाम लिखिए, वैसे सामने आ जाएगा सब कुछ आपके। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर कैन मेक an entity competitively disadvantaged। Competitors, especially those not required to disclose any documents, can access that information and use it to improve their own business। जैसे हम जानना चाहते हैं कि किसी LLP के क्या लोन चल रहे हैं, आप बड़ी इजीली जान सकते हैं। MCA की साइट पे जाइए, LLP का नाम डालिए, डिटेल निकाल लीजिए भी क्या क्या लोन चल रहे हैं, इनका ऑडिटर कौन है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो बैलेंस शीट है सब निकलवा सकते हैं। तो जो आपकी एक सीक्रेट एक इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी एक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप में चला रहे हैं, तो उनको तो फ़ायदा मिल ही जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, लिमिटेशन इन फॉर्मेशन ऑफ LLP कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय ए सिंगल पर्सन, नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड ए फॉरेन नेशनल विलिंग टू फॉर्म LLP मस्ट हैव वन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और टू एक्ट एज DP। अब देखो ये तो बेकार की बात है। ठीक है, अब कहते हैं कि दोनों ही बंदे बाहर के हैं तो LLP बना सकते नहीं बना सकते, तो कम से कम एक पर्सन क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। एक पर्सन क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू फॉर्म LLP। ठीक है, हमने ये था कि एक पार्टनर कम से कम क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया। और हमने ये बात की थी कि जैसे बाहर से कैपिटल लानी है तो उसमें दिक्कत है। ठीक है, फर्दर FDI, जैसे लोन लेना है बाहर से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, फर्दर FDI इन LLP इज अलाउड ओनली थ्रू द गवर्नमेंट रूट ओनली, यानी परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, तब आप FDI, ठीक है, ले सकते हो। यानी कोई कंपनी बाहर की इन्वेस्ट करना चाहती है यहाँ पे, ठीक है, एक कंपनी जैसे मान लो एक इंडिविजुअल बाहर का है, एक यहाँ का है, ठीक है, तो एक रेजिडेंट इंडिया है, तो दोनों ने मिलकर LLP बना ली। अब बाहर का यहाँ पैसा लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट नहीं है, गवर्नमेंट रूट है। ठीक है, दैट टू इन दो सेक्टर्स ओनली वेयर 100% FDI इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो देखो कंपनी को तो वो 100% अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट, कोई परमिशन नहीं चाहिए RBI की। ठीक है, बट यहाँ पे कहते हैं नहीं, आपको तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अलाउड भी कौन से केस में है, जहाँ पे 100% अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट कंपनी में, तो कंपनी को ऑटोमेटिक रूट है, आपको अप्रूवल रूट लग जाएगा। ठीक है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, LLP Act 2008 provides that for non-compliance on procedural matters such as delay in filing of e-forms, one has to pay default fee for every day for which default continues. Such default fee would be payable at the rate of ₹100 per day after the expiry of date of filing up to period of 300 days. The offence can result in either through payment of fine or through payment of fine as well as imprisonment of the fault। तो देखो आप वायलेशन करोगे फाइन तो लगेगा। कहते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करना नहीं फाइल करते, 100 रुपये पर डे फाइन लगता जाएगा, और 300 दिन तक लगेगा। ठीक है, 300 पर डेज, 300 डेज तक। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया, 30, ठीक है, 30,000 हो गया। अब कहते हैं कि देखो अब इसमें हो सकता है कि 300 दिन से ऊपर चला गया तो फाइन लगा के छोड़ दें, या फाइन के साथ जेल में भी ठोक दें आपको, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एग्जिट ऑप्शन आर नॉट ईजी फॉर LLPs इन डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग्स। कहते हैं देखो जब तक आपने कोई डिफॉल्ट कर रखा है, डिफॉल्ट का निपटारा नहीं होता,
तो आप बिजनेस शट डाउन नहीं कर सकते, वाइंड अप नहीं कर सकते। ठीक है। LLP who has defaulted in filing statement of accounts and annual returns with ROC of LLP is willing to shut down its operation and wind up will have to make it default good first। पहले अपने डिफॉल्ट को सही करिए, पहले अपने डिफॉल्ट को सही करिए, तब जाके आप बंद कर सकते हैं। जो भी नेसेसरी ई फॉर्म से फाइल कीजिए विद लेट फीस जो बनती है, उसके बाद ही आप क्या है LLP को शट डाउन कर सकते हैं। दिस प्रोविजन इज मेकिंग LLP एन अनअट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो डिफॉल्ट करना ही क्यों है, वाई टू मेक डिफॉल्ट। तो कहते हैं कि आगे जवाब क्या आता है कि जहाँ पे जो लोग इग्नोरेंट हैं अबाउट कंप्लाइंसेस, ठीक है, उनको पता नहीं लगता। अब भैया आप एक प्रकार का बिजनेस करोगे, कंप्लाइंसेस का तो पता होना चाहिए। ठीक है। ये कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा था बार बार। एक जो LLP है अगर बाहर से ECB रेस करना चाहती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स रेस करना चाहती है, नहीं कर सकती। ठीक है। बाहर से अगर फॉरेन पार्टनर से लोन लेना चाहती है, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं, फॉरेन बैंक से लोन लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उनसे लोन नहीं ले सकती। ठीक है ना। तो इस क्लास में अभी हम इतना ही कर रहे हैं, मतलब गला सेट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो LLP के बारे में समझा, LLP का डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप के कंपेरेटिवली, LLP का डिफरेंस क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंपेरेटिवली, LLP के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अभी बेटा इस पार्ट में हमने केवल बेसिक समझे हैं, पार्टनर्स कितने होने चाहिए, DPs की रिक्वायरमेंट समझी है। अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे चलने वाला पार्ट है वो सारा क्या है, प्रोसीजरल पार्ट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ वाला पार्ट है वो सारा, जो नेक्स्ट पार्ट से हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये हमारा चैप्टर कवर होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।